हैं कि गोपाल भार्गव साहब उतने सफल क्यों नहीं है में, मौका आया सरकार बनाने का, संघर्ष में भार्गव साहब याद आए, सुविधा का समय आया तो भार्गव साहब को क्यों भूल गए? आपने जो प्रश्न किया कि 15 वर्षों में मैं सफल क्यों नहीं रहा, 15 महीनों में 15 महीनों में मैं जानना चाहता हूं कि मैं असफल कब रहा। नहीं, ये तो सवाल मेरा है आपकी पार्टी के संदर्भ में। भाई हमने तो जान लिया कि भाई अजय योद्धा है गोपाल भार्गव जी। देखिए, और जब पार्टी 15 साल के शासन के बाद जनता के स्तर पर खारिज कर दी गई तो उस पार्टी के लिए विश्वास पैदा करने की जिम्मेदारी गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सौंपी गई। पर जब पार्टी अपने प्रयासों के चलते सत्ता में आने के लिए दरवाजे पर पहुंची तो आयन मौके पर घोड़ी से दूल्हा क्यों बदल गया, ये सवाल है। ऐसा है साहब कि बहुत सी बात ऐसी होती है जो सार्वजनिक मंच पर नहीं कही जा सकती। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे हमारा संगठन और हमारा शीर्ष नेतृत्व ये सब तय करता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन हो या लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी कौन हो। तो जब पार्टी ने मुझे आदेश दिया, मेरे पास में फोन आया केंद्रीय नेतृत्व से, कोई कहाँ हो, मैंने कहा भोपाल में हूँ, एक काम करना आपको कि राजनाथ जी को भेज रहे हैं और आपके लिए लीडर अपोजिशन की जिम्मेवारी लेना है। विधायक दल की बैठक बुलाई, उसमें आप ये दायित्व स्वीकार करें। विधायक दल की बैठक हुई, राजनाथ जी आए और 5 मिनट में जैसी कि परंपरा है प्रस्ताव हुआ और मुझे लीडर अपोजिशन घोषित कर दिया। उन 15 महीने के कार्यकाल में मैं अपने आप की भूमिका से संतुष्ट हूँ जी। राज्य में जहाँ भी कोई घटना हुई, कोई अपोजिशन के तौर पर कोई दायित्व जिम्मेवारी निभाने की बात आई तो मुझे जहाँ तक स्मरण है मैंने कहीं कोई चूक नहीं की। उन 15 महीनों के अंदर लोकसभा के चुनाव भी आए और लोकसभा के चुनाव में जितनी मेहनत हम लोगों ने की, मैंने भी की, शिवराज जी ने भी की, हमारे राकेश सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन, और सभी लोगों ने जो मेहनत की, तो मैं मान के चलता हूं कि उसी की परिणति थी कि हमको एक सीट यदि हम छोड़ दें तो सारी की सारी लोकसभा सीटों पर हमको विजय प्राप्त हो। जहाँ तक प्रश्न ये है कि 15 महीनों के बाद जब सरकार में परिवर्तन हुआ, हमारी पार्टी की सरकार बनी, तो फिर मेरी भूमिका क्या थी क्या नहीं थी, ये भूमिका तय करना पार्टी का काम था। मैंने कभी अपने राजनीतिक जीवन में पद के लिए प्रधानता नहीं दी। पद आते हैं, विजय होती है, नहीं भी होती है, लेकिन निष्प्रय भाव से, निर्लिप्त हो, निस्वार्थ भाव से राजनीति करता रहा हूँ और आज भी करता हूँ और भविष्य में जितना भी अवसर मिलेगा तब भी करूँगा। तो ये तो हमारी पार्टी के नेतृत्व के ऊपर था और मैं मान के चलता हूँ कि कोई पद प्राप्त करके ही या कोई सबसे बड़ा पद जिसकी तरफ शायद आप इंगित कर रहे हैं जी, सिर्फ उसको प्राप्त करके ही प्रदेश की सेवा नहीं की जा सकती, उसके अलावा भी अन्य तरह से सेवा की जा सकती है दूसरे पदों पर रह के, और वो कार्य मैं कर रहा हूँ। हमारा तो सवाल इसलिए था कि सागर और रहली दोनों ही भाजपा के प्रति इतने समय से अपना विश्वास व्यक्त करता आ रहा था। ये भाजपा को सागर के प्रति इतना भरोसा क्यों नहीं हुआ कि भाई प्रदेश की सदारत भी ये क्षेत्र कर सकता है? तो इसको लेके कहीं मलाल आपके क्षेत्र के लोगों को नहीं है और वो मलाल आप तक नहीं पहुंचता क्या? भाई आपको नहीं चाहिए, मान लिया, आपके इलाके के लोगों को भी नहीं चाहिए क्या? कतई नहीं, इस प्रकार का कोई मलाल न कभी रहा है। अरे आपको नहीं, आपके क्षेत्र के लोगों को भी नहीं है, सागर वासियों को भी नहीं है, बुंदेलखंड को भी नहीं है। ऐसा कहते हैं कि देने वाले तूने सब कुछ ही दे दिया, किसको मिला है क्या, ये मुकद्दर की बात है। तो मुकद्दर की बात है, मुकद्दर की बात है। पर अब मेहनत की बात बताएं। क्या है, आपसे हम प्रदेश के हालात पर तो बात बाद में कर लें, पहले तो आपके व्यक्तित्व को समझना है। ये नुस्खा बाकी को क्यों नहीं बताते कि लगातार चुनाव कैसे जीता जाता है? आपके कई साथी हैं जिनसे आपकी मित्रता है, पर वो सदन में आपके साथ अगली बार नहीं आते। ये बात सही है,
नुस्खा तो कुछ होता है, नुस्खा तो सिर्फ एक है। जी जिस विधानसभा क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए आप इस तरह मान के चलें कि ये हमारा परिवार है, नंबर एक। जी इसके हर सुख और दुख में हम इसके साथ में रहेंगे। एक प्रकार से पालक की तरह जनप्रतिनिधि की भूमिका होती है। वो उस क्षेत्र का सिर्फ विधायक, एमएलए, मिनिस्टर नहीं होता, वो उस क्षेत्र का एक प्रकार से मैं कहूँगा पालक होता है। और पालक होने के नाते सारे लोगों के सुख में, दुख में, समस्याओं में, देखो विकास कार्य होते हैं, सारी बातें, लेकिन जहाँ तक मैंने आज तक का अनुभव किया है कि विकास कार्यों के ऊपर होता है आदमी के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव, मानसिक जुड़ाव, उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और विकास कार्य तो ठीक है, विभाग है मेरे पास, मिनिस्टर हूँ, काम होंगे ही। प्रदेश में भी हमारे काफ़ी काम पिछली सरकारों की तुलना में हो रहे, लेकिन जब आदमी अपने वोटर से या अपने क्षेत्र के मतदाता से या जनता से इस तरह से जुड़ जाता है कि उसके परिवार जैसा हो जाता है, तो फिर मान के चले कि हम सबसे ऊपर हो जाते हैं। और इसी भाव के साथ, कोई शत्रु भाव नहीं, कोई किसी प्रकार का किसी को परास्त करने के लिए अन्य साधनों का उपयोग नहीं करना, कुछ नहीं। हमारी दम होगी, लोगों में हमारा प्यार होगा तो निश्चित रूप से जीत जाएंगे, और नहीं होगा तो मैं असहज स्थिति के लिए भी तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको दिक्कत नहीं है, पर आपका जो ये फॉर्मूला है, इस जिले के बाकी नेताओं के संदर्भ में सवाल क्यों उठते हैं? भाई बाकी नेताओं के संदर्भ में तो बताया जाता है कि दुश्मन को जीने ही न दो। ऐसा है, जब राजनीति करने की प्रणाली, प्रक्रिया और अपना तरीका अलग अलग होता है, सारे लोगों का भिन्न भिन्न। जी अपन देश के यदि प्रधानमंत्रियों से लेके आज अपन मुख्यमंत्रियों के लिए भी, मंत्रियों के लिए भी, सभी को देखें, विधायकों को भी देखें, तो सबके अपने अपने अलग अलग तरीके के, एक प्रकार से मैं कहूँ कि स्वभाव भी रहे, तरीके भी रहे राजनीति करने के। आपने पिछले वर्षों से मैंने भी देखा, सन 70 के दशक से मैं राजनीति में हूँ। जी 74 में सबसे मैंने पहला चुनाव प्रचार जबलपुर में शरद यादव जी का जब चुनाव हुआ था, जब सेठ गोविंद दास जी के निधन के बाद, हाँ नहीं रहे थे जी रवि मोहन जी के खिलाफ, रवि मोहन दास जी के चुनाव में सबसे पहले, तो उस समय हम लोगों ने सारे दलों को इकट्ठा करके जनता पार्टी बनाई थी। हल्दर चुनाव चिन्ह था उसमें। अटल जी भी आए, सभी लोग बड़े बड़े देश भर के राजनेता आए, सभा हुई। पहली सफलता जनता पार्टी बनने के बाद हमको वो मिलता जी। और उसके बाद से 74 के बाद से ये 2023 आ गया। तो ये यात्रा जो चलती रही, तो कई उतार चढ़ाव मैंने राजनीति की देखे। समय बदला, युग बदला, राजनीति की पद्धति, तरीके बदले, सब कुछ है। अब सब डिजिटाइजेशन हो गया। पहले तो हम लोग हाथ से पत्र लिख लेते थे, विधायक बना तब भी हाथ से पत्र लिखता था, लेकिन उसके बाद धीरे 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 मोबाइल आए, ये आए हुए। पहले डब्बा वाला टेलीफोन होता था, हम लोग डब्बे के टेलीफोन से नंबर मांगते थे। जब नंबर लग जाता था, कभी कभी 2-2 दिन तक नहीं लगता था नंबर। मैं भोपाल में एमएलए रेस्ट हाउस में रहता था, फर्स्ट ब्लॉक में। एमएलए रेस्ट हाउस में एक एक्सचेंज था, उस एक्सचेंज में जाके लगवाता था, गड़ा कोटा के लिए, तार के लिए नहीं लगता था। अब जमाना बदला, डिजिटाइजेशन हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, सारी चीज़ें लोग लाभ उठा रहे हैं। तो हर दौर मैंने देखा राजनीति का। एक दौर ये भी देखा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुल 70,000 वोटर थे, अब 2.5 लाख के करीब वोटर हो रहे जी। तो इतनी अपेक्षाएं नहीं होती थी लोगों की। पहले 5,000 रुपये का काम करवा दें तो वाह वाही हो जाती थी, बाजे बजते थे, ये सारा होता था। अब 2-5 करोड़ के काम में भी कोई तारीफ नहीं कर। उन्होंने कहा हो गया होगा, ठीक है, मंत्री जी हैं। तो जो मैं मान के चलता हूं कि ये युग का परिवर्तन है। और बहुत कुछ यदि कहूं कि मैं व्यक्तिगत अनुभव जहां तक कर रहा हूं जी, थोड़ा थैंकलेस भी हो गया है, मामला हुआ है जी। पहले छोटे से काम के लिए
सा मानते थे, अब बहुत बड़े के लोग। विकास अभी भी अधूरा है। ये विकास का जो सूरज निकला तो आधी आबादी को तो प्रकाशित कर गया, लेकिन आधी आबादी को अभी भी अंधेरे में। जी। तो वो अंधेरे में जो है, यदि उसके लिए थोड़ी रोशनी मिल जाए तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको यश मिलता है, कीर्ति मिलती, श्रेय मिलता है। लेकिन जो सैचुरेशन में है, संतृप्तता में है, जी, वो वहाँ पे थोड़ी सी समस्या है। ये मेरा निजी सोच है। नहीं, आपके निजी सोच को ही समझना है क्या कि राजनीतिक बात करने के लिए तो बाकी लोग हैं, हम आपके जीवन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे जानना ये चाहते हैं। इतना बड़ा बदलाव हुआ, 5 दशक का राजनीतिक जीवन हो गया, मन भरा नहीं? देखिए, कभी कभी इच्छा होती है छोड़ दें संन्यास, लेकिन फिर एक बात ये रहती कि जो व्यक्ति 5 दशक से लगातार राजनीति में हो, 2-5 साल कम होंगे। जी। मुझे लगता है कि जब तक के हाथ पैर चल रहे, बुद्धि विवेक ज्ञान सब कुछ प्रभु कृपा से ठीक है जी। तो मैं सोचता हूं मैं घर पे बैठ के क्या करूंगा। और मैं नहीं, अधिकांश राजनीतिक लोगों के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति से संन्यास लेने के बाद या पराजित होने के बाद यदि चुनाव नहीं भी जीत पाए कोई भी कारण से, तो घर बैठे बैठे वो इतने, क्योंकि 50 साल का एक गतिशील जीवन और उसके बाद में शून्यता आ जाना, तो वो जिन लोगों का मैंने देखा है जी, तो समय के पहले वो बूढ़े हो गए या प्रमुख जैसे, तो हम उस स्थिति क्यों जाएं। जी। और जिस दिन हमारी पार्टी कहेगी निश्चित रूप से हम जो भी दायित्व देगी उसके लिए भी, और नहीं होगा तो फिर अपना। आप तो अपनी बात से पलटने वाले आदमी माने नहीं जाते। आपकी पार्टी के सिद्धांत तो सामने है, 75 के बाद हम कंसीडर करते नहीं। और आपने अभी बयान दिया है, गुरुजी ने बताया है गोपाल भार्गव तुम्हें 2-3 चुनाव और लड़ने, मतलब 85 साल तक तो कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं किसी के लिए। तो आप मतलब क्या बता रहे हैं? सर, राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं और मैं चूंकि प्रारंभ से ही मेरे जो कुल है, जो मेरा कहना चाहिए परिवार है जी, तो हम लोग थोड़े से मान्यताओं वाले परिवार हैं। पिताजी थे वो बड़े पंडित थे, नगर पंडित थे, और हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो भी सर। तो क्या है कि थोड़ा सा हम लोग में धार्मिक मान्यताओं के प्रति बहुत ज़्यादा होती है। गुरु दक्षिणा, गुरु दीक्षा या गुरु आदेश जो है, गुरु परंपरा में बहुत काफ़ी महत्व रखता है। तो राजनीति में दल की भी व्यवस्था और एक तरफ अपनी आस्था का भी, तो ये सब दोनों चीज़ों को मिला के जब बात होती है, तब मैं मान के चलता हूँ कि इसमें कहीं मार्ग निकले कि हमारे दोनों की बात रह जाती है। तो गोपाल भार्गव जी को लगता है कि उनके गुरु का दिया हुआ संदेश पार्टी को अपनी नीति बदलने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए बाध्य करेगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां भार्गव जी की इस उम्मीद के लिए। अपने गुरु जी के संदर्भ में इतना भरोसा है कि पार्टी जो आजकल कुछ ना बदलती है वो अपनी नीति बदल लेगी। पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं प्रदेश के संदर्भ में। भारत साहब आपसे समझना ही चाहते हैं, बड़ी नजदीकी से राजनीति को देखते हैं। 2018 में चूके कहां थे जो 2023 में दावा कर रहे हैं अब की बार 200 पार, 116 सीटों का जिसको लाले पड़ गए 2018 में, वो बता रहे हैं इस बार 200 को पार कर रहे हैं। किसको बहला रहे हैं और किसको बहका रहे हैं? नहीं, ये बात मैं संख्या में कोई जोशी भी नहीं, संख्या की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये बात मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः इस 2023 के नवंबर के चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी और सरकार बनाएगी। सवाल का आपने उत्तर पूरा नहीं दिया। मैंने कहा 2018 में कहां चूके थे जो ठीक कर लिए हैं? महाराज को यहां ले आए इस भरोसे पे इतना बोल रहे हैं या कुछ और कर लिए हैं? नहीं, देखिए, कई प्रकार के प्रसंग आते हैं, कर्मचारियों से भी संबंधित होते हैं, किसानों से संबंधित होते हैं, महिलाओं से भी संबंधित होते हैं, कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं जिनके होते हैं।
अब आपने देखा होगा इन 2-3 वर्षों में काफ़ी, और उसके पहले भी, अब जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि जब उनकी सब 15 महीने की सरकार थी, उसके पहले यहाँ दमोही की सभा में राहुल गांधी तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ये कह गए थे कि 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे, आप हमको वोट दे दो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे 10 दिन गिनाए। 10 दिन में नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मुख्यमंत्री। मैं लीडर अपोजिशन बन गया। मेरा लक्ष्य था कि 10 दिन होगा महाराज, बने हुए हैं। 10 दिन हो गए। 10 दिन आसान, जल्दी हो गए थे। तो मैंने कहा क्या तिथि में परिवर्तन किया। और राहुल गांधी तो फोन पे मिले ही नहीं, तो मैं कहता कि आप, वो वीडियो अभी भी है मेरे पास में उनकी सभा का। तो क्या होता है कि जो उनकी घोषणा के कारण से अब उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे हर व्यक्ति को 4,000 रुपया, जो शिक्षित बेरोजगार है 4,000 रुपया, उनके मैनिफेस्टो में था, वचन पत्र में नहीं दिया। तो लोगों के अंदर एक भाव पैदा करना, उसकी भाव की पूर्ति तो वो नहीं कर सके। तो उसके बाद जो हम लोगों ने, जो एक वैक्यूम बन गया, धीरे धीरे उसको पूरा करने की कोशिश की। आपको जानकारी है कि मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा बजट किसानों के लिए जो बिजली में सब्सिडी देते हैं उसमें खर्च होता है, सब्सिडी में खर्च होता है। अन्य ऐसी चीज़ें, फर्टिलाइजर है, और भी है हमारे, और भी अनेकों योजनाएं चलती हैं, सोशल सेक्टर की स्कीमें, इनमें खर्च होता है। तो ये करना पड़ता है इसमें कि जो धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी बनती, तो स्वाभाविक रूप से, चूंकि मैं राजनीतिक हूँ, मुझे स्वीकार करने में हर्ज नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा कोई भी सरकार जो प्रचलन में हो, जो सरकार अस्तित्व में हो, कभी नहीं चाहेगी कि उसके किसी चूक के कारण, किसी कमी के कारण कोई मांग ऐसी हो कि जो जायज हो और हमसे पूरी कर सकते हो अपने बजट के अंतर्गत, सीमा के अंतर्गत, उसे पूरा करने में कोई हद नहीं। देखिए, युद्ध राजनीति में प्रयोग किए जाते, और कोई भी दल ऐसा नहीं है जो ना करता। और इसलिए किसी बात से मुकरना, मैं मान के चलता हूं कि नहीं है, ये बात सही है कि हर दल चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए ऐसे योजनाएं बनाते हैं, काम करते हैं, प्रशासन को और ज़्यादा सुदृढ़ चुस्त करते हैं, सुशासन लाने की कोशिश करते हैं। और प्रत्येक सेक्टर में, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे स्टूडेंट्स हों, कोई भी हो, स्टूडेंट्स हों, व्यापारी हो, सभी वर्गों के हितों के लिए सरकार काम करती है। और इसलिए करती कि वर्ग का हित भी हो, इसके साथ में उस वर्ग का हमें समर्थन। मैं जब लीडर पोजीशन था तो उसने अनशन वगैरह करते थे, तो मैं जाता था उनके यहाँ, तो वो बातें हम बहुत कुछ पूरी कर ली, आगे कुछ समय बाद और हो जाएंगी पूरी। नहीं, आपने कुल मिला के वोटों के संदर्भ में ठहरा दिया। आपकी पार्टी और आपकी सरकार ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया कि 167 से 109 पे सिमट गए। 5 साल बाद इस आकलन पे जो कुछ भी हुआ था वो कांग्रेस के वादे के कारण हुआ था, आपकी कोई गलती नहीं थी। कोई सुधार की जरूरत नहीं है, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। हमेशा सैचुरेशन कभी आता नहीं है। तो वही तो हमें जानना है, क्या बदलाव की जरूरत है जो महसूस कर रहे हैं गोपाल भार्गव जी। और इस मुकाम पे आके भार्गव जी को किससे डरना है बोलने में? और भार्गव जी तो वैसे भी डरते नहीं, ऐसा लोग बताते हैं। देखिए, जहां तक सांगठनिक बदलाव का बात है, ये हमारी पार्टी नेतृत्व का प्रश्न है जी, ये उनका काम है, इस बारे में कुछ नहीं। प्रशासनिक जहां तक काम होगा तो हम जो बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं, अच्छी से अच्छी व्यवस्था दे सकें। और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारी सरकार इतने सालों रही, और सौभाग्य से 2003 से जब हमारी सरकार बनी, उमा जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से लेके अभी तक मुझे स्मरण नहीं कि कभी एक दिन भी मैं 2 बजे रात के पहले सोया हूं जी।
2 बजे रात के सरकार ने इतनी नींद हराम करके रखी, हाँ सरकार ने इतनी नींद हराम कर रखी कि नींद ही उड़ गई। करके नहीं रखे। देखिए, जिम्मेवारी चिंतन होता है, शादियां चलती हैं, जी अब 50-50 निमंत्रण आते हैं, जाना पड़ता है स्वाभाविक रूप से, संबंध है, नहीं तो लोग बुलाए नहीं देते। हमारे बुंदेलखंड में तो खास बात है, नहीं बड़े शहर की बड़े लोगों की राजनीति चल जाती है। जी हम लोग जो जमीन से निकले हैं, हम लोगों की राजनीति नहीं चल पाती। हम लोगों के लिए करना ही होगा, आपके जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, शादी से, सुख में दुख में हमको रहना पड़ेगा। पर आप सुशासन के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं, पर आपके अपने जिले के संदर्भ में प्रशासनिक आतंकवाद की बात कही जाती है, एक तरफा चलने की बात कही जाती है। अखबार तो पढ़ते हैं ना आप? हाँ, अखबार पढ़ता हूँ। तो सागर में क्या चलता है, हरिभूमि ये पढ़ता हूँ। सागर में क्या चलता है, ये तो पढ़ते ही होंगे ना। क्या कहना है इसके संदर्भ में? हाँ, चलता है, अखबारों के अपने अपने आकलन हैं जी किसी अखबार पे आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन वस्तुस्थिति कुछ और होती है, जी यथार्थ कुछ और होता है, अखबार में कुछ विषयांतर हो जाता है। मैं अखबार को दोष नहीं दे रहा, लेकिन रिपोर्टिंग जिसने जैसी कर दी जी हो गया। तो हम सब लोग एक हैं, संगठित हैं। कौन लोग एक हैं? पूरे जिले के हम भारतीय जनता सारे लोग संगठित हैं, एक हैं, और फिर से बहुमत लाने में हम लोग सक्षम हैं। और मैं सवाल को और आगे बढ़ाता हूं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन में ऐसा प्रशासनिक अत्याचार कभी नहीं देखा जो सागर जिले में हो रहा है। क्या ऐसा कहते तो हैं कोई गोपाल अत्याचार भार्गव? मेरी जानकारी में नहीं आया। चलो, नहीं तो कौन, क्या आपका मानना है कि दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहे हैं? केवल सागर के लिए क्यों बोल रहे हैं? भाई दिग्विजय सिंह जी आते हैं तो उनके पार्टी के लोग जो उनको फीडिंग करते हैं, जानकारी देते हैं, कुछ भी है। जो मेरे ही क्षेत्र में आए वो भी सिटीजन हो जी तो किसी ने कुछ भी उनके लिए बता दिया तो उन्होंने कहा, और मैंने उनसे कहा अच्छा पहले मालूम कर लिया करो, कुछ भी आप बोलते हो आपकी बात का महत्व नहीं होता, और आपकी बात की गंभीरता भी वैसे भी बची नहीं उनकी गंभीरता। जी दिग्विजय सिंह को आप कोई सीरियसली नहीं लेता मध्य प्रदेश में, आपकी इसलिए आपकी पार्टी को छोड़कर आपकी पार्टी उनको छोटे से छोटे बयान में प्रतिक्रिया देना बड़ा जरूरी समझती है। टॉप टू बॉटम समझ नहीं पाते हम गंभीरता से लेना बंद कर दे, और आप इतनी गंभीरता से लेंगे। दिग्विजय सिंह का कोई बयान है जिस पर आपकी पार्टी का हर नेता अपना बयान देना जरूरी ना समझे? आपको एक बात बता दूं बहुत स्पष्ट, जी आप खंगाल लेना सारे अखबार और आप अपने जितने चैनल लोकल और सब बाहर के, जी गोपाल भार्गव ने कभी रिएक्ट किया हो किसी बात पर, जी प्रतिक्रिया व्यक्ति की हो? मैं प्रतिक्रियावादी व्यक्ति नहीं हूं, मैं सृजनात्मक और सकारात्मक राजनीति हम करने केवल वाला आपसे ही थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता से बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी के संदर्भ में सवाल, आप इंकार करो ना कि नहीं हमारी पार्टी के नेता कोई बयान नहीं देते उनके खिलाफ, सवाल है ना। नहीं, जहां मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि हर मामले में प्रतिक्रिया देना ठीक, जी क्या जरूरी है? जी आप कुछ भी बकवास किए जाओ, कुछ भी आक्षेप लगाओ, आरोप लगाओ, झूठे लगाओ, कुछ भी, हम दिन भर उस पर हमारे वापस सवाल पर आओ भार्गव साहब। भाई इतना बड़ा प्रदेश, 52 जिले, कल तक अब नागदा भी हो रहा है, आपसे सवाल है ना भाई क्यों बोला? तो इसके संदर्भ में कुछ तो आपका दृष्टिकोण होगा ना कि भाई क्यों बोला। अभी दिग्विजय सिंह जी के लिए सूचना होगी, जो कुछ भी हो उनके पास, जी मैं नहीं कह सकता किस संदर्भ में कहा, किस क्षेत्र के किस व्यक्ति के बारे में कहा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन जहां तक हमारा जिला जो है बहुत सात्विक है राजनीतिक दृष्टि से, जी और जहां तक मैं मान के चलता हूं कि हमारे सभी लोग जो हैं वो अपने क्षेत्र की तरफ ध्यान देते हैं, विकास की तरफ देते हैं और पॉजिटिव पार्ट करते हैं। एक और नजरिए पे बात करनी है। नए जिलों की बड़ी मांग हो रही है, सागर जिले का विभाजन होना चाहिए, इसको लेके भी बात होती है। कोई बीना को जिला बनवाना चाहता है, कोई खुरई को बनवाना चाहता है। रैली वैली के संदर्भ में भी कोई इरादा गोपाल भार्गव जी का भी है, एक तो ये जानना है, और ये लोग जो मांग कर रहे हैं इसके संदर्भ में भी कोई नजरिया है? देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मैं मान के चलता हूं कि राजनीतिक कारण से भी होते हैं, प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते भी होते हैं।
कई जिले ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल काफी व्यापक है, बड़ा है। बहुत से हमारे जनजाति के जिले ऐसे हैं जहां पर जैसे अनूपपुर है, उमरिया है, और भी एक जिले निवाड़ी जिला, उसमें 1.5 विधानसभा सीट है। तो आवश्यकता थी, टीकमगढ़ से काफी दूसरी तरफ पड़ जाता था। ठीक है, जिला बना दिया उसके लिए। तो मैं मान के चलता हूं कि ये तो स्टडी करने के बाद कि भाई निकटवर्ती स्थान पर कहाँ न्याय दे सकते हैं, लोगों की समस्या हल कर सकते हैं, तो इसी कारण से जिले बनते होंगे। और सागर में क्या होना चाहिए इसके संदर्भ में कुछ तो कहेगा? ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर तो भार्गव साहब इसका जवाब नहीं देना चाहते सीधे शब्दों में। तो भार्गव साहब आखिरी दौर की बातचीत पे आते हैं। नहीं, ये मेरा एक प्रकार से मैं कहूँ कि क्षेत्राधिकार नहीं है, ये जुडिक्शन नहीं है मेरा कि रैली को बनवाने में आपको क्या एतराज है? गढ़ाकोटा जिला मुख्यालय हो जाए, इसमें आपकी कोई आपत्ति? हमारा गढ़ाकोटा भी है, रैली भी है, हमारे सड़कें और नकलाएं हैं, हमारा पुराना काफी तहसील है। इस सागर जिले की भी और प्रदेश की भी और ऐतिहासिक काफी हमारा क्षेत्र है, तो इस दृष्टि से औचित्य तो बनता है। तो कम से कम गोपाल भार्गव जी ने आज कह दिया भाई अगर बनना ही है तो रैली भी क्यों नहीं बन सकता है। तो एक बार जोरदार तालियां भार्गव साहब की इस मांग के संदर्भ में। स्वाभाविक रूप से। तो भार्गव आखिरी दौर में है, क्यों घबरा रही है भाजपा, क्यों घबरा रही है आपकी सरकार? क्यों भाई? नहीं, लोगों की आवश्यकताएं हैं, महिलाओं बहनों की हैं। 2 महीने पहले क्यों समझ में आ रही है? महिलाओं को 1000 रुपए महीने की जरूरत है, चुनाव से 3 महीने पहले 4 महीने पहले ही याद आया, बोध आया। जब जैसा बजट उपलब्ध होता है तो वैसी नीतियां बनती हैं। तो अभी बजट में ऐसा कहां से आया खजाना? हमने प्रावधान किया 12,000 करोड़ रुपए का। नहीं, कहां से आया 12,000 करोड़? देखिए क्या होता है, वित्त विभाग बहुत से ऐसे प्रबंध करता है। कुछ जीएसटी में ही बढ़ोतरी हुई इस बार जी, हमारा लेकर का भी, हमारा इनसे भी कलेक्शन बढ़ा, और इस कारण से आप तो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो, फिर जाके ये खबरें क्यों आती हैं? इस बार भी कर्जा ले लिए, इस बार भी कर्जा ले लिए, इस बार भी कर्जा ले लिए। नहीं, कर्ज जो है, आपका दर्शन बहुत पसंद आ गया क्या? मस्ती में जियो, कर्ज लेकर घी पियो। नहीं, कर्ज तो विकास के लिए लिया जाता। देखो, ये तो आरबीआई की गाइडलाइन है, भारत सरकार की, वित्त विभाग की है कि आप 3.5% तक आप अपना जो बजट का आकार है आप उसका 3.5%। 2003 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार निपट गई थी। तमाम मुद्दों के साथ, सड़क, बिजली के साथ साथ कर्मचारियों की नाराजगी बड़ा विषय था। कांग्रेस 2 दशक बाद समझ रही है और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की गारंटी दे रही है। कितना डर रहे हैं? पुरानी पेंशन के मामले में प्रधानमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है वही हमारी पार्टी का दृष्टिकोण है। कितनी परेशानी रहेगी, सवाल तो ये है। दृष्टिकोण तो ठीक है, वो तो पता है, पर पुरानी पेंशन योजना पर कांग्रेस का जोर आपको करेगा कितना कमजोर, ये सवाल है। इसका कोई जवाब है? देखिए, जब किसी को अपना भविष्य दिख रहा है कि किसी भी तरह से हम कब्जा कर लें, घोषणा करके, आश्वासन देके, कुछ भी, जैसा पिछली बार हुआ, एक बार सरकार भर बना ले, फिर तो अपन ने जाने 5 साल तो चला ही लें कुछ भी। तो मैं मान के चलता हूं कि हम तो आसमान के तारे तोड़ के लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी आप मांगोगे वो दे देंगे, सारी बात है। तो इसी तरह से जो पेंशनर्स हैं उनकी वो घोषणा है, तब कांग्रेस कर सकती है। लेकिन जिनके लिए सरकार चलाना है वास्तव में, उनको दिख रहा है कि हम 2023 में अंतर चलेंगे, उनके लिए सोचना पड़ता है कि 2024 में दिक्कत नहीं, फिर हमें दिक्कत नहीं होगी, ऐसा ना हो कि कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं बांट पाए। तो इसलिए पूरी जिम्मेवारी से, यही इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि हम इसकी अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं कर रहे कि जो हमारे बजट के जो आकार है उस आकार के अंतर्गत नहीं आती।
और इस कारण से यदि होगी तो घोषणा भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये नहीं सोच के चलते, जैसा आपने कहा कि भाई जी तो अब कांग्रेस को लग रहा है कि साले जाना तो है ही डूबने, तो जब डूबने जाए तो खा पी के जाए, सीधा ये और क्या है। तो ये मैं मान के चलता हूं कि स्वस्थ परंपरा नहीं है। स्वस्थ परंपरा नहीं है। अब आखिरी सवाल, एक बार फिर रैली से विधायक क्यों बनना चाहते हैं भाई? एक बार फिर रैली से विधायक क्यों बनना चाहते हैं? इतना सब कुछ तो कर लिए, इतना सब कुछ तो पा लिए, फिर चुनाव में जाएंगे क्यों? क्या करके देंगे? बाकी इलाकों के लिए भी कुछ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? नहीं, यदि मैं प्रति प्रश्न करूं कि आपने कहा क्यों बनना चाहते हैं, और मैं यही यदि कहूं कि क्यों नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। मुझे जिस दिन ये लगेगा कि मुझसे ज्यादा कोई योग्य, अनुभवी और परमार्थी, अब मैं बहुत बड़ा परमार्थी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं दावा कर रहा हूं, लेकिन मेरी नजर में आ जाएगा तो ये बात सही है जो आपने कहा कि एक बार मैं सोचूंगा कि योग्य आदमी मिल गया, काबिल आदमी मिल गया और जनता निराश नहीं होगी। और देखो सही बात तो यह है, जो कुछ भी है मैं सोचूं कि मुझे चुनाव लड़ना जीतना है या मेरे खिलाफ लड़ने वाला सोचे, अंत में फैसला तो करना है जनता को ही, जनता को फैसला करना है। और इस कारण से कोई जबरन चुनाव लड़े, मान लो जबरन चुनाव में लड़ूं 9वीं बार और जनता मुझे पसंद नहीं करे तो खारिज कर देगी, खारिज कर देगी तो मैं अपना दूसरा काम वैसे मेरा सवाल तो आखिरी था, पर आपने बात बहुत बड़ी बोल दी। आपने कहा अगर कोई मिल जाएगा तो छोड़ दूंगा। कैसे आप अपनी राजनीतिक या सामाजिक विफलता नहीं मानते कि 5 दशक के राजनीतिक जीवन में एक आदमी ऐसा तैयार नहीं कर पाए जिसके संदर्भ में आपको भरोसा बन पाए कि ये मुझसे बेहतर काम संभाल लेगा? इस बात का कोई दर्द, कोई पीड़ा है भार्गव साहब को? या अब इस टारगेट को लेके काम करेंगे, या एक आदमी तो ऐसा तैयार करूं जो मैंने काम शुरू किया उसे आगे बढ़ा सके? मन में संतुष्टि होना चाहिए कि ये काम चला लेगा, बदले का भाव नहीं होगा। ये क्षेत्र को ये बात कभी अखरेगी नहीं कि यदि गोपाल भार्गव होते तो हमारा ये काम हो जाता। अब दूसरा प्रतिनिधि आ गया है तो हम इसलिए दर दर भटक रहे हैं। गोपाल भार्गव, जैसा मैंने कहा कि पालक की तरह, अपनी मां की तरह अपने क्षेत्र के लोगों के लिए पाला जाता है, और जिस दिन मां का या पालक का कोई भी विकल्प मिल जाएगा उस दिन मैं छोड़ दूंगा। तो भाई एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐलान है, जो लोग रैली से विधायक बनना चाहते हैं उनके लिए शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि जनता का भरोसा बाद में जीत लो, गोपाल भार्गव जी का मन पहले। वैसे तो जीता नहीं जा रहा। गोपाल भार्गव जी तो धन्यवाद गोपाल भार्गव जी खुलकर हमसे बात करने के लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां गोपाल भार्गव जी के लिए, जो इतने खुले मन से हमारे साथ उन्होंने संवाद किया। भार्गव साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ आने वाले समय के लिए। अंत में 2 बातें मैं और कहना चाहता हूं अपनी तरफ से जी, जो शायद आप लोग पूछे। मैं जातिवादी राजनीति के सख्त खिलाफ हूं, और जब तक जातिवादी राजनीति चलेगी तब तक मैं चुनाव लड़ता रहूंगा। ये आजकल पूरे देश में, प्रदेश में और सभी क्षेत्रों में जो ये माहौल बनाया जा रहा है, चल रहा है, अयोग्य से अयोग्य आदमी ये कहता है कि नहीं, हम कुछ भी आक्षेप लगाना, कुछ भी आरोप लगाना, कुछ भी बात करना, कुछ भी, तो मैं कहता हूं कि यदि मैंने सेवा की है, मैंने लोगों की मदद की, मैंने विकास किया है, और विकास भी ऐसा किया है कि वास्तव में जिससे प्रशंसा भी करते हैं और जो विरोधी हैं वो द्वेष भी रखते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि सब मैंने कुछ किया है यदि लोगों के साथ, तो मेरे कर्म के आधार पर लोग मुझे पसंद करें, मुझे चुने, मुझे वोट दें, ना कि मेरी जाति के आधार पर। मैं यही कहता हूं हमेशा कि न जाति की न अधर्म की जी विजय होगी सदा कर्म की। मैं यही मानता हूं सही बात है, क्योंकि जो ये माहौल बना हुआ है
इस मिथक को मैं तोड़ लाता हूं। हर बार जब भी ये चुनौती आएगी इस तरह की, उस मिथक को मैं पूरे परिश्रम के साथ, मुझे कितना भी करना पड़ा, मैं तोड़ूंगा कि जाति अव्वल नहीं है, कर्म अव्वल है। ये बात आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग अकर्मी हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो कहते हम ऐसे, हम इतनी संख्या, उनसे कहना चाहता हूं कि ये देश नहीं बना सकती, ये प्रदेश नहीं बना सकती ये प्रवृत्ति। देश को लगातार ये नीचे ले जाएगी प्रवृत्ति, और इस कारण से देश को यदि बनाना है तो हमें जाति धर्म की, हमारी पार्टी की जो है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके पीछे यही नारा है। पार्टी का यही उद्देश्य था। हमारे जो विचार थे दीनदयाल जी उपाध्याय, बाद में और जो भी हमारे जो नेता लोग रहे, अटल जी का, सभी का यह विश्वास था। तो मैं उसी पथ पर, उसी मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है जब तक सफल होता रहूंगा। तो भार्गव जी का अपने जीवन के संदर्भ में तो यह संकल्प ठीक है, पर पार्टी को भी साथ में मना ले तो बात का मजा कुछ और आए। पार्टी तो मंत्रिमंडल की सूची जारी करती है और उसके साथ में बता देती है कि इतने इस जाति के, इतने इस जाति के और इतने इस जाति के। तो भार्गव जी की मंशा को क्या भाजपा समझेगी? और भाजपा ही नहीं, देश के सभी राजनीतिक दल जाति के स्थान पर कर्म को महत्व देंगे, और अगर कर्म को महत्व देंगे तो देश को हम कहां से कहां ले जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं रहेगा। तो भार्गव जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों, आज की इस बातचीत में इतना ही। मैं आग्रह करूंगा आगे की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए। सुनील जी। जी बिल्कुल सर, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और